नंबर 1 हमने कल ये देखा था, साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर ये देख लिया, मतलब देखते हैं इसको, ठीक है। तो तुम सवाल लिखो अगला। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया कि तुम्हें एफ एक्स इन्होंने दिया है, जी आई एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू साइन पाई एक्स, ये फंक्शन है। और तुम्हें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स। तुम्हें निकालना है कितने पॉइंट्स ऐसे आएंगे, कितने पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पर एफ एक्स फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। कितने पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पर एफ एक्स फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। और हमें जो एक्स का इंटरवल दिया है वो दिया है 1 से 10, ठीक है। 1 से 10 तक की ये बात कर रहा है। तो बताना है हमें 1 से 10 में कितने पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, पूरा, ठीक है। तो अगर हम इस सवाल को भी ध्यान से देखें तो इस सवाल में भी क्या हो रहा है, इस सवाल के अंदर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। एक फंक्शन जी आई एफ एक्स है और एक फंक्शन क्या हमारे पास, एक फंक्शन हमारे पास साइन पाई एक्स है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी दो चीजें हो रही हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी एक सेकंड का वेट करना बस। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक फंक्शन तो जी आई एफ एक्स है और एक फंक्शन साइन पाई एक्स है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो जिस प्रकार हमने कल काम किया था ना, ऐसे ही काम करेंगे इस सवाल में भी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो पहले अपन दोनों पे इंडिविजुअल काम करेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन तो जी आई एफ एक्स है और एक फंक्शन कौन सा है दूसरा, वो दूसरा हमारे पास साइन पाई एक्स है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन क्या है अपने, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो दोनों पे थोड़ा इंडिविजुअली काम करते हैं और देखते हैं दोनों फंक्शंस कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हैं। तो पहले मैं काम करूंगा जी आई एफ एक्स पर। तो मुझे बताओ जी आई एफ एक्स कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने कल बात की थी कि जब जब इंटीजर्स आएंगे वहां दिक्कतें आएंगी इसको, ठीक है। जहां जहां पर इंटीजर्स आते हैं वहां वहां दिक्कत आती है, ठीक है। तो तुम बताओ मुझे इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों आता है, क्योंकि इंटीजर्स पर इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेम नहीं होती, तो वहां डिसकंटिन्यूअस आता है। तो ये जो जी आई एफ फंक्शन है, बताओ मुझे ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है। तो ये 1 2 3 अप टू जो भी इसके बीच में इंटीजर्स आएंगे उन सब पर क्या है, उन सब पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। देखो हालांकि ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में ये x बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं x को 1 ले लूं, अगर मैं x को जैसे इस डोमेन की बात करूं, जो इसने हमें डोमेन दिया है, अगर मैं इस डोमेन की बात करूं, मान लो मैं 1 की बात करूं, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में हमें डोमेन दिया 1 से 10, यानी कि ये 1 के आगे जा रहा है ना, 1 के आगे जा रहा है, 1 को भी इंक्लूड कर रहा है। तो 1 के राइट में है और 1 पर है, 1 के लेफ्ट में बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। गिवन डोमेन के लिए इसने 1 के लेफ्ट वाले पार्ट को कंसीडर नहीं किया, लेफ्ट वाले पार्ट को नहीं लिया है, सिर्फ 1 के राइट में है या फिर 1 पे है, ठीक है। तो अगर 1 के राइट में या 1 के 1 पर ही है, तो उस केस में जी आई एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर 1 के राइट में तो सिर्फ आर एच एल की बात होगी और एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू की बात होगी। 1 के लेफ्ट में हम काम ही नहीं कर रहे, 1 के लेफ्ट में हमारा डोमेन ही नहीं है, एक्स ही नहीं है हमारा, तो उसकी हम बात कर ही नहीं पाएंगे। 1 ग्राफ का एंड पॉइंट है। कल हमने बात की थी कि एंड पॉइंट पर कैसे काम करते हैं। तो बोथ 1 एंड 10 आर एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो 1 के लिए सिर्फ आरएचएल डिफाइन होगा या फिर आरएचएल की बात करेंगे और सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे, 1 के लिए एलएचएल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के लेफ्ट में इसने डोमेन ही नहीं लिया, फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया 1 के लेफ्ट में, ठीक है। तो ये दो चीज डिफाइन होंगी क्योंकि 1 एंड पॉइंट है। तो अगर मैं आरएचएल लूंगा, इसका मतलब क्या होता है, मैं 1 के राइट में वैल्यू की बात करूंगा, तो मैं 1.0001 टाइप की वैल्यू का जीआईएफ लूंगा, तो वो किसको अप्रोच करेगा, 1 को ही अप्रोच करेगा। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मैं x को एग्जैक्टली 1 ले लूंगा, एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि 1 का जीआईएफ तो 1 ही होता है। तो दोनों आरएचएल और वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन डेफिनेटली 1 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर ये इसमें 1 का लेफ्ट वाला पार्ट भी ले लेता ना, ये जैसे अगर ये 1 का लेफ्ट वाला पार्ट भी होता तो फिर ये डिसकॉन्टिन्यूस होता, क्योंकि अगर 1 का लेफ्ट वाला पार्ट होता तो मतलब हमारा x जो है वो 0.99 टाइप का होता, और अगर मैं 0.99 टाइप के एलिमेंट का जीआईएफ लूंगा तो उसकी वैल्यू तो जीरो आती है यार, ठीक है। तो फिर ये तीनों वैल्यू सेम नहीं होती, तो फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। लेकिन इसने 1 के लेफ्ट वाले पार्ट की बात करी नहीं है, इसलिए 1 पे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जीआईएफ फंक्शन 1 पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि मैंने 1 पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं लिया इसको, ठीक है। यस सर। ऐसे देखो दूसरा एंड पॉइंट हाँ 10 सर। भी है इसका, है ना, दूसरा एंड पॉइंट 10 है, ठीक है। देखो एंड पॉइंट पर हम अलग से काम करेंगे यार, क्योंकि एंड पॉइंट में दिक्कतें रहती हैं। एंड पॉइंट में क्या है कि एक लिमिट नहीं रहती कोई सी, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स पर हमें अलग से काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैं 10 पर भी फिर अलग से काम करूंगा। तुम बताओ मुझे
10 का क्या नहीं है मेरे पास, 10 पर क्या नहीं होगा, तो 10 पर मेरे पास राइट हैंड लिमिट नहीं होगा, क्योंकि 10 के राइट में मेरे पास x ही नहीं है, 10 के राइट वाले एलिमेंट डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं 10 पर किसकी बात करूंगा, 10 पर मैं एक तो वैल्यू की बात करूंगा और एक मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा। राइट में ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि राइट में उसने x को लिया ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं 10 की बात करूं तो क्या 10 पर GIF x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या, तो आंसर है बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 10 पर दो चीजें डिफाइन होंगी, एक तो LHL डिफाइन होगा और एक वैल्यू डिफाइन होगी, 10 पर RHL डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैं 10 पर LHL लूंगा, इसका मतलब क्या होगा, x हमारा हल्का सा छोटा होगा 10 से, तो x हमारा 9.99 टाइप का एलिमेंट होगा, और उसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो वैल्यू 9 आ जाएगी उसकी, ठीक है। और वैल्यू की बात करेंगे, x अगर 10 हो गया एग्जैक्टली, तो 10 का GIF तो 10 ही आता है यार, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू उसकी 10 आ जाएगी। तो क्या दोनों बराबर हैं क्या, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब 10 पर तो GIF x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो दोनों एंड पॉइंट देखने होते हैं, एंड पॉइंट पर अलग से काम करते हैं। बाकी तो पता ही है कि बाकी जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि उन पे तो तीनों चीजें आएंगी, और तीनों चीज तो बराबर नहीं होती इसकी, तो इसलिए उन पर तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी 1 और 10 को हम अलग से चेक करेंगे, जो भी उसके एंड पॉइंट क्वेश्चन में हमें दे रखे होंगे। यहां तक सब लोग बात समझ पाए? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैंने हाँ 1 का सर। GIF x को मैंने 1 पे डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं लिया, 10 पे कैसे ले लिया, 2 से 10 में मैंने कैसे बात करी, क्या यहाँ तक की बातें सब बच्चों को क्लियर हैं क्या? हाँ या ना बोलो यार पहले। यस सर। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन पर आओ तुम, साइन पाई एक्स पर, ठीक है। ये तो हमने पहले फंक्शन पे देख लिया, इसको इन एक्स पर दिक्कत है, इसके अलावा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये बताओ मुझे साइन पाई एक्स फंक्शन को कहाँ दिक्कत है, तो आंसर है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने बात की थी यार, ये साइन कॉस ये कुछ भी हो इनके अंदर, इनके अंदर तो कुछ भी आ जाए, साइन कॉस टेन वगैरह, इनको तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना, ये तो हमेशा क्या रहते हैं, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहते हैं, चाहे कुछ भी आ रहा हो अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है इस पूरे इंटरवल के लिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है पूरे इंटरवल के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइन वाइन तो, साइन वगैरह कॉस ये तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती इनको यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं भी, तो ये तो कॉन्टिन्यूस रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों फंक्शंस को देख लिया इंडिविजुअली, वन बाय वन देख लिया दोनों को पहले, कि दोनों फंक्शन इंडिविजुअली किस तरीके के हैं, GIF किस तरह का है और साइन पाई एक्स किस तरह का है, पहले हमने यहाँ पर इस तरह की चीजों को चेक किया। यहां तक की बात सबको क्लियर, सब लोगों को? पहले ये बताओ, अरे तुम यस बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा यार कुछ भी ऐसे पढ़ाने में, तो है ना, तुम कुछ बोलना ही नहीं चाहते, कुछ हाँ पूछना ही सर। नहीं चाहते ना यार, तो फिर कोई सेंस नहीं है मेरे इतना सब कुछ बोलने का, फिर मैं आराम से कुछ भी पढ़ा के चला जाऊंगा तुम्हारे सामने। तुम अगर कुछ बोलना ही नहीं चाहते तो कोई मजा नहीं है उस चीज में यार, कोई कुछ बोलता ही नहीं, दो तीन लोग क्लास के अंदर हैं जो बोलते हैं, तो ऐसे तो कोई सेंस है नहीं यार पढ़ाने का, देखो यार, तुम अगर कुछ चीज तुमको समझ में नहीं आई तो पूछो उसको यार, ये तो कर सकते हैं, तो कुछ बोलो तो सही कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो डाउट है उसको पूछो। अब अगर कोई बोलना ही नहीं चाहेगा कुछ भी, तो यार फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि तुम्हें कुछ आ भी रहा है समझ में, या तुम्हें कुछ समझ में नहीं भी आ रहा, तो ये तो मतलब एक तरह से यार, ये इस तरह का जो बिहेवियर है वो तो बहुत बेकार है यार, मतलब ये तो एकदम टीचर को बिल्कुल डिस्करेजिंग तरह से तुम एक तरह मतलब तुम टीचर को एकदम डिस्करेज कर रहे हो कि वो कुछ भी पढ़ा के चला जाए, फिर वो चीज मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ही पढ़ा जाऊंगा तो फिर मतलब वो गलत है मेरे हिसाब से, मेरे लिए, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है यार, अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तो तुम पूछो, और अगर मैं कुछ तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो तुम बोलो उसके बारे में यार, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो मुझे पता भी नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो जो भी चीज समझ में नहीं आ रही उसको तुरंत पूछो साथ के साथ ही, ठीक है। तो इन दो फंक्शंस पे हम काम कर रहे थे, GIF x फंक्शन पे और साइन पाई एक्स फंक्शन पे। GIF फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था इन सारी वैल्यूज पे, और साइन पाई एक्स क्या है, ये पूरा फंक्शन इस सारी वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने काम किया था, ऐसा ही काम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने दो केस में डिवाइड कर दिया, केस नंबर 1, दो केस ले लिया यहाँ पर मैंने। पहला केस ले लिया कि जो x हमारा है वो ऐसे पॉइंट ले लिए जिन पर किसी भी फंक्शन को दिक्कत नहीं है, ना तो GIF फंक्शन को दिक्कत है और ना साइन पाई एक्स को दिक्कत है, ऐसे हमने x ले लिए। तो ऐसे x कौन से हैं, तो जो भी नॉन इंटीजर्स x है ना, जो भी मतलब ये जो x है, मतलब ये पूरा जो इंटरवल है ये पूरा ले लिया, इसमें से मैंने उन पॉइंट्स को रिमूव कर दिया जहां पर मुझे दिक्कत थी, मैंने क्या करा, उन पॉइंट्स को रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इन पॉइंट की बात करूं तो इन पॉइंट पे क्या हो रहा है, GIF फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जो जिन पे दिक्कत थी वो मैंने लिया ही नहीं अभी के लिए, ठीक है। तो GIF फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है और साइन तो हर जगह ही कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इन फंक्शंस पे क्या हो रहा है, इन एक्स पर क्या हो रहा है, दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं, और अगर दोनों ही फंक्शन इन एक्स पर कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं तो fx भी क्या आएगा, fx भी डेफिनेटली क्या आएगा, fx भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। ये तो क्लियर बात है, हमने पढ़ा था नोट के अंदर कि अगर दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे
तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस वगैरह सब कुछ कॉन्टिन्यूस आएगा। तो अगर इसकी बात करेंगे तो पूरा एफ एक्स क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। अब चेक करेंगे अपन उन पॉइंट्स को जहां दिक्कतें हैं, जहां क्या है, जहां दिक्कतें हैं, उन पॉइंट्स की हम अलग से बात करेंगे। तो उन पॉइंट्स में हम क्या बोलेंगे, उन पॉइंट्स में हम बोलेंगे कि दो फंक्शन है हमारे पास, एक जीआईएफ है, एक साइन पाई एक्स है। जीआईएफ को दिक्कत है इन एक्स पर क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस है, और साइन पाई एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जीआईएफ एक्स तो क्या है इन सभी एक्स पर, इन सभी एक्स पर डिसकंटिन्यूअस है, और साइन पाई एक्स को क्या है, दिक्कत है, वो इन पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हमने नोट के अंदर पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए और हम उन एक्स पर काम कर रहे हैं जिन पर एक कॉन्टिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, तो प्रोडक्ट कुछ भी आ सकता है। अगर ये प्लस माइनस लिखा होता ना इनका, तो पक्का डिसकंटिन्यूस ही आता, क्योंकि प्लस माइनस तो पक्का डिसकंटिन्यूस ही होता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, देन प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, वो मतलब कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि यार जो तुम्हारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, तुम उसकी वैल्यू फाइंड करो उन सभी पॉइंट पर। अगर जिस जिस पॉइंट पर वैल्यू जीरो आ जाएगी, वहां पर प्रोडक्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, और जहां पर वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी, वहां पे प्रोडक्ट फंक्शन बनेगा डिसकंटिन्यूअस। तो अगर मैंने मान लो सबसे पहले x बराबर 2 लेके चेक किया, x बराबर 2, ठीक है, चेक कैसे करूंगा, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन दोनों में से, उसकी मैं वैल्यू फाइंड करूंगा इस x पर। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन है, 2, बताओ कितनी वैल्यू आ गई, x को 2 रखो तो वैल्यू साइन 2 पाई आ गई यार। अब बताओ साइन 2 पाई कितना होता है, तो वो तो जीरो होता है यार। अगर साइन के अंदर का एंगल पाई का मल्टीपल एंगल है, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर वैल्यू जीरो आ गई कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, तो भले ही ये जीआईएफ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन प्रोडक्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो जिस एक्स पर दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उस एक्स पर क्या आ गया, पूरा प्रोडक्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ चुका है। अगर मैं ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 की बात करूंगा, तो x इज इक्वल टू 3 पर जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 3 पाई आएगी। साइन 3 पाई भी जीरो आता है, अगर साइन के अंदर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल एंगल आएगा तो वैल्यू जीरो आएगी। चलते रहेंगे अपन ऐसे ही। तो मैं कोई भी x ले लूं, कोई भी x मैं ले लूं, और मैं किसी भी x पर अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और अगर वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर बात है, ये सारे पॉइंट क्या हैं, ये सारे पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हैं, इन पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट होगा। अगर किसी पर भी वैल्यू नॉन जीरो आ जाती, कुछ भी आ जाती जीरो के अलावा, तो उसी पर प्रोडक्ट फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाता। लेकिन अभी कहीं पर भी वैल्यू नॉन जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि जहां दिक्कत थी वहां पर भी क्या आ गया, वहां पर प्रोडक्ट फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, सॉरी जीरो आ गया। तो इस तरह से पूरा फंक्शन क्या आ गया, पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा आ चुका है। क्लियर बात सबको ये वाली, सर क्लियर बात है क्या, हाँ हाँ बोलो, बोलो सर। बोलो। केस 2 में अगर कोई भी एक पॉइंट पे जीरो नहीं आता, तो उसे सर तो माइनस कर देते। हाँ, तो उसको रिमूव कर, मतलब वो अपन बोल देते कि वो पॉइंट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का है, वहां अपन बोल देते। जैसे अगर मान लो x बराबर 3 मैंने ले लिया, और मान लो उस पर वैल्यू जीरो की जगह मान लो 2 आ गई, -2 आ गई, 2 आ गई, 1/2 कुछ भी आ गई, तो हम बोल देते हैं x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, ऐसा बोल देते हैं उस केस में। यस सर। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछता कि बजाय मान लो साइन एक्स के, साइन पाई एक्स के, अगर यहाँ फंक्शन कॉस होता, मान लो यहाँ कॉस पाई एक्स होता, तो बताओ क्या आंसर आता अपना, तब ये सारे पॉइंट बन जाते पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तब सारे बन जाते। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे cos पाई एक्स होता फंक्शन, तो अगर मैं x को 2 लेता, तो cos की वैल्यू क्या आती, cos 2 पाई आता cos के अंदर, मतलब cos की वैल्यू 2 पाई आती, cos के अंदर एंगल 2 पाई आता, और cos 2 पाई की वैल्यू तो 1 होती है यार, तो वो वैल्यू नॉन जीरो मिलती मुझे। अगर वैल्यू मुझे नॉन जीरो मिल रही है, तो पक्का वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं 3 लूंगा, तो cos 3 पाई आता, और cos 3 पाई -1 होता है। तो सारी वैल्यू मुझे नॉन जीरो ही मिलती, और अगर सारी वैल्यू मुझे नॉन जीरो ही मिलती, तो सारे पॉइंट बन जाते पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उस केस में ऐसा होता। समझ में आ रही है चीजें तुम्हें यार, सब लोगों को? तो सर अगर कोस होता तो इंटीजर माइनस हो जाते हाँ, रेंज बल्कि में तब से। अपन बोलते हैं कि ये सारे पॉइंट जो है ना, ये सारा, ये पूरा इंटरवल ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला है, इन सब पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला। केस 2 में जो जो एक्स आ रहे हैं, वो सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बन जाते हैं, अगर cos पाई एक्स फंक्शन अपने पास होता तो। यस। ठीक है, क्लियर है सबको बात, आगे बढ़े? क्लियर है हाँ क्या, हाँ या ना सर। बोलो यार। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यार फिर, वही 3-4 लोग ही बोलते हैं, तो फिर मैं उम्मीद नहीं करूंगा आगे, है ना। तो मैं जैसा करना है तुम करो यार, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं आगे अपन। तुम अगला सवाल लिखो, तुम्हें एफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्वेश्चन में इन्वॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन में ले रहा हूँ,
जो हमने रूल वगैरह पढ़े थे, जो हमने नोट वगैरह पढ़े थे, उसमें 2 या 3 फंक्शन इन्वॉल्व थे। अभी सिर्फ एक फंक्शन को ले रहा हूं मैं, GIF एक्स स्क्वायर को। क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें एक्स दे रखा है 1 से 3 के बीच में, तुम्हें निकालना है कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। हमें निकालना है ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे जहां पर एफ एक्स फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इस पूरे इंटरवल में। तो अब तो एक ही फंक्शन है, दो तो फंक्शन है ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो अब तो हमें मतलब पूरा काम एक पे ही करना है। ठीक है, तो जो भी करना है हमें GIF फंक्शन के ऊपर करना है। तो एक चीज याद रखो, तो GIF सिर्फ को इंटीजर्स पे। मतलब 1 2 3 पर ऐसा हाँ नहीं हो तो सही आंसर नहीं है। ठीक है, देखो तुम एक चीज यहां पर ध्यान रखो, देखो GIF फंक्शन हुआ या फ्रैक्शनल फंक्शन हुआ, इनको दिक्कत कब आती है, दिक्कत आने का मतलब होता है डिस्कंटिन्यूटी कब आती है। ठीक है, तो इनमें डिस्कंटिन्यूटी तब आती है जब इनके अंदर की क्वांटिटी इंटीग्रल होती है। ठीक है, जिस जिस एक्स पर GIF या फ्रैक्शन के अंदर की क्वांटिटी इंटीग्रल बनेगी, वहां वहां पर GIF या फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। तो जिस जिस एक्स पर GIF या फ्रैक्शन के अंदर की क्वांटिटी इंटीग्रल बनेगी, वहां पर दिक्कत आएगी। बस हम एंड पॉइंट्स पर अलग से काम करेंगे। एंड पॉइंट पर हमें अलग से काम करना पड़ता है क्योंकि एंड पॉइंट पर तीनों चीजें नहीं होती, LHL RHL और वैल्यू तीनों काउंट नहीं होती, वहां पर एक ना एक चीज छूट जाती है। ठीक है, तो उस पर हम अलग से काम करेंगे। बाकी जो इंटरमीडिएट पॉइंट आएंगे, जो डोमेन के अंदर वाले पॉइंट आएंगे, उनमें कोई समस्या नहीं है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो हम सारे पॉइंट लेके चलते हैं, उन पर तो RHL LHL वैल्यू तीनों चीजें आती है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सर देखो मैं क्या, हाँ बोलो टू बोलो बोलो। 3 आंसर है। नहीं 2 3 इसका आंसर नहीं है। ठीक, और भी मतलब और भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे, वो तो है। 2 3 तो सही है तुम्हारा, लेकिन उसके अलावा भी पॉइंट्स आएंगे। सर 8 2 पॉइंट से 9 8 पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे बताओ, जिनका आंसर 8 पॉइंट आया है, कौन कौन से पॉइंट। √2 √3 2 √5 √6 √7 √8 9 हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या हमने क्या बोला कि GIF के अंदर जब जब इंटीग्रल क्वांटिटी आती है तब GIF को दिक्कत आती है। तो सवाल में दिया हुआ है हमें x हमारे पास 1 से 3 के बीच में है। अब देखो GIF के अंदर x तो लिखा हुआ नहीं है, उसके अंदर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम चेक करेंगे कि GIF के अंदर नंबर कैसे कैसे आएंगे। तो तुम मुझे बताओ, अगर x 1 से 3 के बीच में, तो GIF के अंदर क्या आएगा, तो 1 से 9 वाले एलिमेंट आएंगे। अगर मैं x का स्क्वायर करूंगा, x अगर 1 है तो इसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, अगर x 3 है तो उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो GIF के अंदर जो क्वांटिटीज हैं वो कैसी आएंगी, वो 1 से 9 के बीच में आएंगी। मतलब जी एक्स स्क्वायर कहां से कहां रहेगा, 1 से 9 में रहेगा। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर 1 से 9 में रहेगा, तो बताओ इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। तो दिक्कत कब आएगी, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 7 8 9। तो ये ऐसे पॉइंट हैं, अगर इस तरह की वैल्यूज एक्स स्क्वायर की हो जाएंगी, अगर इस तरह की वैल्यूज एक्स स्क्वायर की हो जाएंगी, तो यहां पर GIF को दिक्कत आएगी, क्योंकि GIF फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, अगर इस तरह की वैल्यू एक्स स्क्वायर की आएंगी तो। क्योंकि GIF को दिक्कत कब आती है, जब उसके अंदर का नंबर इंटीग्रल आ रहा हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो एंड पॉइंट पर तुम अलग से काम करेंगे। एंड पॉइंट क्या है, 1 और 3। अच्छा एक्स स्क्वायर अगर ये है, बताओ एक्स क्या आएगा, जब एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर 2 है तो एक्स √2, ये √3, ये √4 यानी कि 2, ये √5, ये √6, ये √7, ये √8 और ये 3। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट पर क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स पर जो भी एक्स दे रखे हैं, इन सारे पॉइंट पर GIF के अंदर क्या क्रिएट होगा, GIF के अंदर इंटीग्रल क्वांटिटी क्रिएट होगी, और वहां पर GIF फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। लेकिन हम एंड पॉइंट पर अलग से काम करेंगे। देखो ये जो बीच वाले पॉइंट है, इन पर तो पक्का डिसकंटिन्यूअस है, पक्का। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, तुम फील भी कर सकते हो। तुमने मान लो √5 ले लिया, √5, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि x इक्वल टू √5 पर ये कैसे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन है GIF ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने x को ले लिया √5, तो मैं मान लो इस पर RHL की बात करता हूँ, RHL की। RHL का मतलब क्या हुआ, √5 से हल्का सा बड़ा x है। ठीक है, तो √5 से अगर हल्का सा बड़ा x है, तो वो √5 का स्क्वायर तो 5 आता। अगर हल्का सा बड़ा है तो वैल्यू भी हल्की सी बड़ी होगी 5 से, तो वो 5.001 टाइप के एलिमेंट आएगा और उसका GIF 5 आ जाएगा। अगर हम LHL निकालते हैं √5 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा √5 से हल्का सा कम है। √5 होता तो 5 आता, अगर हल्का सा कम है तो वैल्यू 5 से हल्की सी कम आएगी, तो मतलब वैल्यू क्या आएगी, 4.99 टाइप का GIF आएगा, और वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इन सभी पॉइंट्स पर ऐसा ही होगा, इन सारे पॉइंट्स पर, क्योंकि इन सारे पॉइंट पर तीनों चीजें आएंगी, क्योंकि ये अंदर वाले पॉइंट है, RHL भी आएगी, LHL भी आएगी और वैल्यू भी आएगी। तो ये सारे पॉइंट तो पक्का क्या है, श्योरली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर GIF के अंदर क्या बन रहा है, GIF के अंदर
जो है वो इंटीग्रल क्वांटिटी आ रही है और सारे इंटरमीडिएट पॉइंट है। लेकिन जो दोनों एंड पॉइंट है उन पर हम अलग से काम कर लेते हैं। तो मैं x बराबर 1 पे अलग से काम कर रहा हूं। तो 1 डोमेन का एंड पॉइंट था, मतलब लेफ्ट वाला एंड पॉइंट था। तो देखो डोमेन ऐसे है 1 से 3 है, ठीक है। तो बताओ 1 पे क्या क्या चीज अवेलेबल होगी मेरे पास, क्या क्या चीज मैं निकाल सकता हूँ। तो एक तो 1 पर वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं फंक्शन की, और एक 1 का मैं RHL ले सकता हूँ, क्योंकि 1 के लेफ्ट मेरे पास ग्राफ ही नहीं है, डोमेन ही नहीं है। तो मैं एक 1 के RHL की बात भी कर लेता हूँ। तो अगर मैं 1 की बात करूंगा तो एक तो मैं 1 पे निकालूंगा वैल्यू, और एक मैं निकालूंगा 1 पर RHL। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मैं x को एग्जैक्ट 1 ले रहा हूं, तो 1 स्क्वायर आएगा, एग्जैक्ट 1 आएगा GIF के अंदर, उसका GIF भी 1 होता है। अगर मैं RHL की बात करूं तो वैल्यू मेरी हल्की सी बड़ी होगी 1 से, x हमारा हल्का सा बड़ा होगा 1 से। उस अगर 1 होता तो उसका स्क्वायर 1 आता, अगर 1 से हल्का सा बड़ा होगा तो वैल्यू भी 1 से हल्की सी बड़ी आएगी, और उसका GIF भी कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों सेम है, इसका मतलब 1 भले ही एंड पॉइंट था, लेकिन 1 पर क्या आ गया, 1 पर कॉन्टिन्यूटी आ गया। 1 पर क्या आ गया, 1 पर कॉन्टिन्यूटी आ गया, क्योंकि जो चीज 1 पर डिफाइन थी वो सारी इक्वल हो चुकी हैं। तो 1 पर कॉन्टिन्यूटी आ चुका है, 1 एंड पॉइंट था। और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, राइट वाला एंड पॉइंट। राइट वाला एंड पॉइंट क्वेश्चन में 3 दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन में राइट वाला एंड पॉइंट 3 दे रखा है, तो तुम बताओ मुझे 3 पर मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो 3 पर एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, और एक क्या आएगा, 3 पर वैल्यू आएगी फंक्शन की, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो एक तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और एक वैल्यू। राइट हैंड लिमिट की बात अपन नहीं कर सकते, क्योंकि 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 भाई ग्राफ ही नहीं है राइट में, डोमेन ही नहीं है राइट में, ठीक है। तो LHL का मतलब क्या हुआ, x 3 से हल्का सा छोटा है। अगर 3 होता तो उसका स्क्वायर 9 आता, अगर क्वांटिटी 3 से छोटी है तो उसका स्क्वायर 9 से हल्का सा कम आएगा, मतलब 8.99 टाइप का आएगा। तो GIF कितना आ गया, 8 आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो x एग्जैक्ट 3, तो उसका स्क्वायर 9 एग्जैक्ट, तो GIF 9 आ गया। क्या दोनों वैल्यूज सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है। तो यहां पर भी क्या आ गया, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आ गया। तो इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन कौन से हैं, √2 √3 से लेकर के 3 भी क्या आ गया, 3 भी डिस्कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट आ गया। तो आंसर है 8 पॉइंट्स आएंगे, और वो 8 पॉइंट्स कौन से होंगे, √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 और लास्ट में √9 यानी कि 3। ये सारे 8 पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो तुम बताओ मुझे, कुछ समझ में आया क्या तुम्हें। सर हाँ हाँ बोलो। सर। हाँ सर। अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो 2 3 आंसर हो जाता। एक्स, हाँ फिर 2 3 बन जाता, बिल्कुल सही बात है। तब 2 और 3 बन जाता अगर एक्स्ट्रा एक्स का यूज करते हैं अपन तो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्लियर है यस। सबको बात, किसी को हाँ डाउट तो सर। पूछो, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो आगे Yes, बढ़ sir. जाते हैं। तुम एक और सवाल चलो इस तरह का भी कर लो। तुम्हें अगर एफ एक्स फंक्शन दिया है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन दिया क्वेश्चन के अंदर, कंपोजिट फंक्शन टाइप का सवाल कर लेते हैं। 1/(x-1)(x-2), ये तुम्हें एफ एक्स फंक्शन दिया है मान लो। तुम्हें जी एक्स फंक्शन दिया है 1/(x-4), ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x, then find values of x where f of gx function is discontinuous। हमें निकालना है f x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, x के हम ऐसे कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं जहां पर f of gx क्या आ जाए, f of gx डिसकंटिन्यूअस आ जाए, f of gx क्या आ जाए, डिसकंटिन्यूअस आ जाए। उन वैल्यूज को निकालना है, उन वैल्यूज को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है, कि f of gx फंक्शन कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो उसमें इसने क्या किया है कि f के अंदर g को डाला है ना, f बाहर है और g अंदर है। क्या किया इसने, इसने सर f के, पहले ट्राई करें। हाँ तुम ट्राई करो, चलो एक बार तुम ट्राई करो पहले, ठीक है। आया किसी का आंसर अब तक,
5 और 9/2। 5 और 9/2। ठीक है यार, लेकिन थोड़ा तुमने एक पॉइंट छोड़ दिया। ये 2 पॉइंट तो तुम्हारे सही है। चलो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, पहली चीज हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा, डिस्कंटिन्यूअस कहां पर आएगा। तो एक तरीका तो क्या है कि अपन एफ ऑफ जी एक्स ही निकालना है पूरा, है ना। एफ के अंदर जी को डाल दें, मतलब जहां जहां पर एफ एफ एक्स में एक्स है वहां पर हम जी एक्स रख दें। तो एक तरीका तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सही है, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन मैं मतलब तुमको बोलूंगा कि तुम डायरेक्टली क्वेश्चन करना सीखो कैसे करते हैं बिना एफ ऑफ जी एक्स निकाले, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पर, तुम देखो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन यहाँ पर किस तरह से काम करता है। पहली बात तो हम कोई एक्स देंगे, वो जी के अंदर आएगा, है ना। कुछ एक्स रखेंगे हम, वो जी के अंदर जाता है। अब फिर क्या होता है, जी कुछ ना कुछ हमें उस पर आउटकम देता है, और फिर वो आउटकम जाएगा एफ के अंदर, ठीक है। और एफ उस पर जो वैल्यू देगा वो अपना फाइनल आंसर बनता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक्स को मान लो अल्फा लिया, और जी ने मान लो उस पर वैल्यू बीटा दिया, तो अब एफ के अंदर बीटा जाएगा, और एफ बीटा की जो वैल्यू आएगी वो अपना फाइनल आंसर बनेगा। तो एक्स इक्वल टू अल्फा पर आउटकम आएगा फाइनली एफ बीटा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें। देखो पहली बात तो ये फंक्शन ऐसे हैं कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होंगे, बस इनको दिक्कत एक जगह आती है जहां पर डिवाइड में जीरो बनेगा, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है इनको, क्योंकि इनमें जी आई है, बी आई एफ ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इनको दिक्कत सिर्फ एक जगह पर आएगी जहां पर ये डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है। बाकी तो और कोई दिक्कत है नहीं यार, बाकी तो हम कुछ भी एक्सेल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। दिक्कत सिर्फ वहीं आएगी जहां पर ये डिफाइन नहीं होंगे, और डिफाइन कहां नहीं होंगे, जहां पर डिवाइड में जीरो बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ ये एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन डिफाइन कहां कहां नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बिगिनिंग यहां पर करूं एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन की, मैं तुमको फिर बता रहा हूं क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। 9/2। क्वेश्चन, हाँ सही बात है, क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तुमने भी शायद एक पॉइंट छोड़ दिया। देखो क्वेश्चन को इनिशिएट हम ऐसे करेंगे कि पहली बात हम कोई एक्स लेंगे, वो जी के अंदर जाएगा, ठीक है। और हर एक्स पर जी हमें कुछ ना कुछ आउटकम देगा, वो आउटकम हमें एफ के अंदर देना पड़ेगा, और फाइनल हमें आंसर मिलेगा। अब मान लो मैंने कोई ऐसा एक्स ले लिया जिस पर जी डिफाइन नहीं हुआ, तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। देखो सिंपली इस फंक्शन की डिस्कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जहां पर ये डिफाइन नहीं होगा, हमें ऐसे ऐसे पॉइंट को निकालना है पूरे आर में जहां पर ये डिफाइन ही नहीं होगा, जहां पर हम इसको आगे लेके नहीं जा पाएंगे या वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को। तो वो सारे पॉइंट क्या आ जाएंगे, वो सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ, जैसे मैंने मान लो x की वैल्यू 1 ली, मैंने x को 1 लिया, तो g1 आ गया। अब g1 कितना होगा, तुम g के अंदर x को 1 डालो, तो कितनी वैल्यू आएगी 1/1 - 4। तो वैल्यू तुम्हारी -1/3 आ जाएगी। तो अब ये -1/3 कहां जाएगा, f के अंदर जाएगा, और x को -1/3 पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो अपना फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये हम काम करेंगे। लेकिन ठीक, अब मान लो मैंने कोई ऐसा एक्स लिया जिस पर पहली चीज तो अंदर वाला फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं बढ़ पाऊंगा मैं आगे। अगर मान लो मैंने एक्स को सबसे पहले 4 ले लिया, 4 एक्स की वैल्यू मैंने 4 ले ली, ठीक है। तो क्या अगर मैं एक्स को 4 ले लूंगा तो अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 4। क्या जी ऑफ 4 डिफाइन है क्या जी के अंदर मैं एक्स की वैल्यू 4 डाल सकता हूं क्या, आंसर है बिल्कुल नहीं डाल सकता, क्योंकि जैसे मैंने जी के अंदर 4 रखा 1/0 आ गया, डिवाइड में 0 आ गया, वो डिफाइन नहीं होता, आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपन। आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो वैल्यू नहीं मिल पाएगी, मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, और जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वहां पे वो डिसकंटीन्यूअस है। क्योंकि हम बोलते हैं क्वांटिटी के लिए क्या आना चाहिए, वैल्यू भी तो आनी चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की, ठीक है। तो वैल्यू नहीं आ पाएगी यहाँ पर। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि अंदर वाला जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 4 पे डिफाइन नहीं है, तो अब हम इसके थ्रू आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं उसकी 4 पर gx फंक्शन की, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो हमें फाइनल आउटकम नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि दिस f ऑफ gx फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। क्लियर बात है पहली चीज तो, कि ये फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू 4 पर डिसकंटीन्यूअस है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है, क्या यहां तक की बात सबको यस। समझ में आ रही है। अब देखो जीएक्स फंक्शन को, जो हाँ अंदर सर। वाला जीएक्स फंक्शन है ना, इसको 4 के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं 5 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने मान लो 5 ले लिया तो g5 कितना आएगा, तो 1/5 - 4, तो 1 आ गया, तो अंदर f के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी gx फंक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत सिर्फ 4 पर थी, और 4 पर हमने हटा दिया, 4 को हमने रिमूव कर दिया, हमने डिस्कंटिन्यूटी मान लिया उसको, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो ये वाला फंक्शन है अंदर वाला, इसको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब तुम बाहर वाले फंक्शन पर आओ, इसको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ बाहर वाला जो फंक्शन है f, उसको दिक्कत कब आ रही है, उसको देखो तुम एक बार। तो उसको दिक्कत तब आ रही है जब x की वैल्यू, जब f के अंदर अगर मैं 1 रख दूं, अगर f के अंदर मैं 1 रख दूं, मतलब मैं f1 निकालूं,
मतलब मैं f1 निकालूं, ठीक है, तो बताओ f1 कितना आ जाएगा, तो f1 डिफाइन नहीं है, 1/0 बन जाएगा, डिफाइन नहीं है। अगर मैं सिमिलरली f2 निकालूं तो वो भी 1 के डिवाइड में 0 आ जाएगा, वो भी डिफाइन नहीं है। तो f फंक्शन को दिक्कत तब आएगी जब इसके अंदर या तो 1 लिखा हुआ हो या 2 लिखा हुआ हो, इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत आएगी डेफिनेटली उस केस में, क्योंकि अगर इसके अंदर 1 या 2 आ गया तो फिर ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। बाकी इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा अगर मैं 1 2 के अलावा कुछ और ले लूं, जैसे अगर मैं f3 की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन है बिल्कुल, 1/3 - 1 2, 1/3 - 2 1 हो गया, तो बिल्कुल डिफाइन है। तो f फंक्शन को सिर्फ एक जगह दिक्कत है, जब इसके अंदर क्या आ जाए, जो अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट में f के अंदर जो लिखा हुआ है वो अगर 1 या 2 हो गया तो f फंक्शन को दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी f के अंदर क्या लिखा है, gx लिखा हुआ है, तो जब इस gx की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिस x पर gx की वैल्यू 1 आ जाएगी वहां पर f के अंदर 1 आ जाएगा, और f के अंदर 1 आते फंक्शन बन जाएगा डिसकंटीन्यूअस। तो हम क्या बोलेंगे कि जिस x पर gx का वैल्यू 1 आ गया या gx का वैल्यू 2 आ गया, वहां पर भी दिक्कत है, क्योंकि अगर जिस x पर g ने वैल्यू 1 दिया, क्योंकि जो इन द एंड g की वैल्यू है वो तो f के अंदर ही जा रही है ना यार, जो भी g वैल्यू देगा वो जा तो f के अंदर ही रही है। तो जिस x पर g ने मान लो वैल्यू 1 दिया तो f के अंदर 1 आ गया, क्या f1 डिफाइन है, क्या आंसर है बिल्कुल डिफाइन नहीं है। किसी x पर मान लो g ने वैल्यू 2 दिया तो f के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया, क्या f2 डिफाइन है, क्या बिल्कुल डिफाइन नहीं है। तो दिक्कतें आएंगी जब जब gx की वैल्यू 1 या 2 हो जाएगी। अब बताओ मुझे gx की वैल्यू 1 या 2 कैसे होगी, तो तुम निकाल सकते हो इजीली। gx कौन है तुम्हारे पास, 1/x-4 है, तुमने एक बार 1 के इक्वल किया तो x कितना आ गया, 5 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से, और एक बार तुमने क्या किया, gx को 2 के इक्वल कर दिया, तो तुमने gx को अगर 2 के इक्वल किया तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 = 2x-8, तो तुम्हारे पास x आ गया 9/2। तो इफेक्टिवली तुम्हारे पास 3 पॉइंट आ गए, एक तो x = 4, एक x = 5 और एक x = 9/2। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर f ऑफ gx क्या बनेगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा। एक बार फिर समझते हैं कैसे। सबसे पहली चीज, जो अंदर लिखा हुआ है वही डिफाइन नहीं हुआ, वो डिफाइन नहीं हुआ, दिक्कत है, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अपन, वैल्यू मिलेगी नहीं अपने को। दूसरी बात, अंदर वाला तो डिफाइन हो गया, लेकिन उसने ऐसी वैल्यू दे दी हमको जिस पर बाहर वाला डिफाइन नहीं है। ठीक, अंदर वाला तो डिफाइन हो गया चलो, लेकिन उसने ऐसा वैल्यू दे दिया अपने को जिस पर बाहर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, और बाहर जो फंक्शन है वो कौन है, वो ये रहा, ये वाला। तो अगर g फंक्शन की वैल्यू 1 और 2 आ गई तो f के अंदर 1 या 2 आ जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वहां भी दिक्कत है। तो जिस जिस x पर g का आउटकम 1 या 2 आएगा उनको भी रिमूव कर दो, खत्म, 3 पॉइंट आ गए, x = 4, x = 5 और x = 9/2। ये बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अभी समझ में आया क्या तुम्हें, कुछ कुछ भी डाउट किसी को तो पूछो यार। अरे समझ पा रहे हैं क्या यार सभी लोग, ये बताओ मुझे, समझ हाँ में आया ये सर। सवाल। हाँ Yes, sir. जैसे अगर मैं चलो तुमसे इसी क्वेश्चन में पूछता g ऑफ fx के बारे में, उल्टा कर देता, मान लो g ऑफ fx कर देता, तो बताओ क्या करते उस सवाल में हम। अगर सवाल तुम्हारे पास g ऑफ fx का होता ना, तो फिर मैं क्या बोलता कि सबसे पहले तो तुम उन x को देखो जिन FX पर को अंदर खोल वाला के फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। हाँ, अंदर वाला डिफाइन नहीं है, तो पहली बात तो मैं x = 1 और 2 को बिल्कुल रिमूव कर देता, क्योंकि अगर मैं x को 1 लेता तो अंदर ही डिफाइन नहीं होता, अंदर से कुछ नहीं मिल पाता मेरे को, क्योंकि f1 डिफाइन ही नहीं है। तो पहली बात तो मैं x को 1 या 2 नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ले लिया तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो पहली चीज तो ये कि x को मैं 1 या 2 नहीं ले सकता। दूसरी चीज ये कि अगर मैंने x को 1 या 2 ले भी लिया, मतलब इनके अलावा कुछ ले भी लिया, तो अब मैं उस x को नहीं लूंगा जहां पर g के अंदर 4 आ जाए, क्योंकि g फंक्शन 4 पे डिफाइन नहीं है, g फंक्शन डिफाइन नहीं है 4 पर। तो g के अंदर वाली वैल्यू अगर 4 हो गई तो उस x को भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि जिस x पर fx का वैल्यू 4 हो जाएगा उसको भी नहीं लिया जाएगा। तो 2x तो कंफर्म हो गए, x = 1 और x = 2, साथ में जहां पर इस fx फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी उन x को भी अपने आंसर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे बन जाएंगे अपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। सर Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, डाउट है तो बोलो। सर सर। जीएक्स में जैसे एक्स है वहां पे मोड लगा दे तो, कहाँ पे? जीएक्स में अगर मॉड से तो एक्स है मॉड से ना तो 1/, मॉड से तो कोई दिक्कत ये आएगी नहीं यार, मॉड से क्या दिक्कत आएगी ये बताओ। मॉड से ये दिक्कत आ सकती है कि बस एक पॉइंट और तुम्हारा बढ़ जाएगा, जैसे तुमने अगर मॉड लगा दिया यहाँ पे, है ना, अब तुम्हारा सवाल आ गया तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा +4 भी आ जाएगा और -4 भी आ जाएगा, ये तो होगा उस केस में, क्योंकि -4 पे भी वैल्यू 0 आ जाएगी डिवाइड में, तो बस तुम्हारे x अंदर वाले बढ़, मतलब एक x और तुम्हारा और बढ़ जाएगा, -4 भी तुम्हारे आंसर में आ जाएगा डिस्कंटिन्यूटी वाले पॉइंट में, क्योंकि उस पर भी g डिफाइन नहीं है, क्योंकि उस पर भी डिवाइड में 0 बन जाएगा ना।
Yes. सर तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, अगर किसी में भी एक मॉड आ गया तो। क्या नहीं होगा? डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? नहीं, मतलब जब एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ नहीं, एक्स दोनों में से मॉड। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अपन ये तो बोलते हैं, अगर अच्छा अपन हाँ, पढ़ेंगे जहां पर नहीं डिसकंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस। जहां पर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी वहां डिफरेंशियल तो वैसे भी नहीं होता फंक्शन, हाँ वो तो वो तो हाँ वैसे भी हाँ। नहीं होगा। ठीक है, चलो किसी को और कोई डाउट तो पूछो। सर अगर अंदर वाला फंक्शन ही नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, तो फिर वो तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक हो जाएगी ना? बिल्कुल, तो वही तो काम किया है हमने कि अंदर वाला फंक्शन जैसा मतलब जी वो एक्स था खुद से यहाँ कह पर। सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, वहां पे वो डिफाइन नहीं हुआ तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अपन। अपन आगे कब बढ़ रहे हैं? जब जी हमें कुछ वैल्यू दे रहा है तभी तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो वो वैल्यू एफ के अंदर आ रही है। अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहा हूँ, मान लो मैं कुछ एक्स ले रहा हूँ तो वो एक्स जी के अंदर जा रहा है। अब जी ने कुछ वैल्यू नहीं दी मुझे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा यार? मैं आगे बढ़ ही नहीं बढ़ पाऊंगा। तो पहली बात तो जी तो कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहिए मुझे। अगर जी मुझे वैल्यू नहीं देगा तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। और जी वैल्यू कब नहीं देगा? जब डिवाइड में जीरो बन रहा होगा उसके। इसलिए हमने जहां पे डिवाइड में जीरो बनेगा उन पॉइंट्स को रिमूव किया है। क्लियर है? हाँ सर। चलिए किसी को और कोई डाउट तो पूछो, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। चलिए तो ठीक है, ये सारी बातें थी इसके ऊपर। अब एक बार कुछ थ्योरम्स भी हैं इसकी, वो भी देख लेते हैं अपन, है ना? वो थोड़ी काम की थ्योरम्स हैं तो थोड़ा देख लेते हैं थ्योरम्स को। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर थ्योरम्स रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो थ्योरम पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पर, उसके बाद अपन काम करेंगे आगे। ठीक है, तुम लिख लो यहाँ पर, हालांकि बहुत बेसिक थ्योरम है ये, है ना? तुम बहुत इजीली समझ जाओगे सारी चीजों को, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तुम पहली चीज लिखो यहाँ पर कि मान लो मेरे पास एक एफ एक्स फंक्शन है कोई, और मान लो वो जो फंक्शन एफ एक्स है वो किसी इंटरवल ए से बी में क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन क्या है, ए से बी वाले इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस वर्ड का यूज कर दिया तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। ठीक है, कि उसका ग्राफ में कोई ब्रेक ब्रेक नहीं आएगा बीच में कहीं भी। ठीक है, जैसे अगर मैंने तुमने बोला कि यार ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि वो फंक्शन जो है उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में कहीं भी, ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं, ग्राफ में कोई मतलब पार्ट वार्ट क्रिएट नहीं होंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह की चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात तो ये बोल रहा है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ए और बी के बीच में। ठीक है, देन इफ इट्स लीस्ट वैल्यू, कुछ ना कुछ लीस्ट वैल्यू होगी उसकी। मैंने मान लो उसकी लीस्ट वैल्यू को, मान लो मैंने कुछ मान लिया, क्या मान लिया, लेट्स से मैंने उसको p मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस फंक्शन की इस इंटरवल में कुछ लीस्ट वैल्यू आएगी, तो उस लीस्ट वैल्यू को मैंने अभी के लिए क्या मान लिया, p मान लिया। कुछ ना कुछ उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी आएगी उस इंटरवल में। ठीक है, मैंने मान लो उसको q मान लिया। इस इंटरवल a से b में जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उस इंटरवल में उसकी मान लो लीस्ट वैल्यू स्मॉल p है और ग्रेटेस्ट वैल्यू मान लो उसकी स्मॉल q है। ठीक है, ये मैंने मान लिया यहां पर। ठीक है, कितने बजे? ठीक 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 ठीक। तो फिर मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, तो फिर मैं यहां से बोल सकता हूं कि देन ऑल वैल्यूज बिटवीन 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 p एंड q। ठीक है, ऑल वैल्यूज बिटवीन p एंड q इंक्लूडिंग बोथ, क्योंकि वो तो है ही है, चलो है ना, इंक्लूडिंग बोथ वो तो है ही है। खैर, ऑल वैल्यूज बिटवीन p एंड q इंक्लूडिंग बोथ आर ऑप्टेनेबल, आर ऑप्टेनेबल। ठीक है, ये लिख लो तुम। ठीक है, ये लिख लो यहां पर कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है, वो ए से बी में कॉन्टिन्यूस है और उस इंटरवल में उसकी लीस्ट वैल्यू मान लो स्मॉल p है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मान लो स्मॉल q है, तो ये बोल रहा है कि जो भी p से q के बीच में वैल्यूज आएंगी सारी, वो सारी वैल्यू ऑप्टेनेबल होंगी, मतलब वो सारी वैल्यू प्राप्त की जा सकती है किसी ना किसी x पर, किसी ना किसी एक x पर कम से कम। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझते हैं अपन ग्राफिकली, बहुत आसान सी चीज है ये वाली, खैर कुछ बड़ी बात तो है नहीं इसमें, लेकिन ये बहुत आसान सी चीज, मतलब देख लेते हैं ग्राफिकली कि क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी एक रैंडमली ग्राफ ले लिया, बस मुझे ग्राफ लेना है कॉन्टिन्यूस, मतलब ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, तो ए से बी में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, तुम कैसा भी ग्राफ ले लो, बस ग्राफ टूटना नहीं चाहिए बीच में, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की, हमने कल वाली क्लास में बात की थी। ठीक है, तो मैंने कोई भी ग्राफ ले लिया इस तरीके से,
कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसा भी ग्राफ ले लो, बस ग्राफ ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से ले लिया, ये मैंने ग्राफ ले लिया यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। चलो अब तो मुझे बताओ, इस ए से बी वाले इंटरवल में ग्राफ में कोई ब्रेक तो आ नहीं रहा, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है बिल्कुल, ठीक है। बताओ इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, इस बताओ, मैंने अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ चलो मैं, और मैं इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, बताओ इस पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, उसको हमने पी माना है, तो दिख रहा है क्लियरली, वैल्यू मतलब वाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वाई है, ये सबसे बड़ा वाई है, ठीक है, इस पूरे ग्राफ में दिख रहा है क्लियरली। इसको उसने क्या माना है, उसने इसको क्यू माना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वाई है इस फंक्शन का, और ये क्या बोल रहा है, जो सबसे छोटा वाई है वो क्या है, उसको उसने पी माना है, सबसे जो छोटा वैल्यू है इस फंक्शन का इस इंटरवल में, उसको इसने क्या माना है, उसको इसने पी माना है। तो ये अपना सबसे छोटा वैल्यू आ गया, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ग्राफ में बहुत इजीली, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और ये क्या आ गया, ये अपना स्मॉल पी आ चुका है, ठीक है साहब, बिल्कुल आ चुका है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है वो समझते हैं। अब ये बोलना चाह रहा है, बहुत आसान सी बात बोल रहा है ये, कि ये जो भी वैल्यूज पी से क्यू के बीच में आ रही हैं, जो भी वाई पी से क्यू के बीच में आ रहे हैं, वो सारे वाई ऑब्टेनेबल हैं, मतलब वो सारे वाई प्राप्त किए जा सकते हैं किसी ना किसी एक एक्स पर, कम से कम ए से बी के बीच में, कम से कम ए से बी, एक ना एक एक्स पर ए से बी के बीच। तुमने मान लो ये वाला वाई ले लिया, ये वाला वाई, क्या ये वाई पी से क्यू के बीच में है क्या, बिल्कुल पी से क्यू के बीच में, ठीक है। तो कितने एक्स पर आ रहा है, तो कम से कम एक एक्स पर आएगा, मैक्सिमम कितना आ रहा है इसकी गारंटी नहीं है, कम से कम एक एक्स पर उसकी वैल्यू हमें जरूर मिलेगी जो ए से बी के बीच में होगा। जैसे मैं अगर तुमको दिखाऊं यहाँ पर, बताओ कितने एक्स पर मिल रहा है ये वाला वैल्यू, तो देखो तुम देख पा रहे हो ये 2 एक्स पर मिल रहा है, एक तो हमें इस एक्स पर भी इसकी ये वाली वैल्यू मिल रही है, और एक हमें इस एक्स पर भी ये वाली वैल्यू मिल रही है। तो हर कोई वैल्यू जो पी से क्यू के बीच में आ रही होगी, वो सारी वैल्यूज ऑब्टेनेबल होंगी कम से कम एक एक्स पर, और मैक्सिमम तो वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने मान लो अगर ये वाला वाई ले लिया, ये वाला वाई, तो ये वाला वाई तो 4 एक्स पर आ रहा है, देखो अगर मैं लाइन खींचू ये वाली, तो ये तो 4 एक्स पर आ गया, ठीक है। तो हर वैल्यू जो पी से क्यू के बीच में है, वो सारी वैल्यूज ऑब्टेनेबल होंगी, और उनके करस्पॉन्डिंग मुझे कम से कम एक एक्स तो जरूर मिलेगा। कौन से इंटरवल में, मैं जिस इंटरवल पे काम कर रहा हूं, ए से बी वाले इंटरवल पे। तो अगर मैं तुमको देखो इस बात का इफेक्टिवली मतलब क्या वो समझते हैं, इस बात को हम मतलब यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं तुमको अगर ये बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस वर्ड का यूज यहां पे करना जरूरी है बहुत। अगर एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास कोई इंटरवल है ए से बी वाला, और मान लो उस इंटरवल में फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 10 है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मान लो 2 है, तो इसका मतलब है 2 से 10 तक की सारी वैल्यूज को फंक्शन ऑब्टेन करेगा। किसी ना किसी एक एक्स पर कम से कम हमें 2 से लेकर के 10 तक की सारी वैल्यूज मिलेंगी, कम से कम एक एक्स पर। हमें 5.7 ही मिल रहा होगा, हमें पाई भी मिल रहा होगा, क्योंकि पाई भी 2 से 10 के बीच में ही आएगा, हमें 9.7 ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यूज मिल रही होंगी कम से कम एक एक्स पर, जो वैल्यूज 2 से 10 के बीच में आ रही होंगी, इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तब भी कुछ ना कुछ लीस्ट वैल्यू होगी इसकी, तब भी कुछ ना कुछ ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, तब हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, तब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, उस केस में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर कॉन्टिन्यूस, ये तुम्हारे पास ग्राफ आ गया ऐसा, तुम्हारे पास मान लो ग्राफ इस तरह का आ गया, ये वाला ग्राफ आ गया, ठीक है, सॉरी तुम्हारे पास मान लो ये वाला ग्राफ आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई ग्राफ तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास ए है और ये तुम्हारे पास बी है, ये तुम्हारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी लीस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, लीस्ट वैल्यू आ चुकी है। ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ में ब्रेक आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख पा रहे हैं अपन सारी वैल्यूज जो हैं यहां से लेकर के यहां तक की सारी वैल्यूज कैसी हैं, ऑब्टेनेबल है। जैसे मैंने ये वाला y ले लिया, इसके लिए भी x मिल गए, मैंने ये वाला y ले लिया, इसके लिए भी x मिल गए, मैंने ये वाला y ले लिया, इसके लिए भी x मिल गए। तो ये फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो हम उस केस में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं कब होगी, जैसे अगर मान लो मैंने ग्राफ ऐसा ले लिया, मैंने मान लो ग्राफ ऐसा ले लिया, ये ग्राफ ले लिया यार, ठीक है, ये ग्राफ ले लिया मैंने ये ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू तुम्हारी, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, चलो ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसको मैंने क्या मान लिया, जो भी क्यू माना है, और लिस्ट वैल्यू तुम्हारी ये रही होगी, इसको मैंने पी मान लिया। क्या अभी भी सारे वैल्यूज आ रहे हैं क्यू से पी के बीच में, तो अभी तो नहीं आ रहे। मैं अगर ये वाला वाई ले लूंगा, मुझे एक भी एक्स नहीं मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, उसमें हो भी सकता है ट्रू ये, और इसमें नॉन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन हाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ऐसा डेफिनेटली होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है उस केस में। अब किसी को कुछ भी डाउट है तो पहले वो पूछो, तभी आगे बढ़ेंगे इसमें। समझ में आया क्या तुम्हें ये क्या बात करी हमने यहाँ पे? हाँ सर। यस सर। सबको फील हुई यार ये वाली बात कि जो हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमने अभी चीज पढ़ी है Yes, इसका sir. मतलब क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमने देखा थ्योरम नंबर 1 के अंदर कि अगर ऐसा होता है
तो फंक्शन अपनी सारी वैल्यूज ऑब्टेन करता है, जो भी उसकी लीस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में वैल्यूज आएंगी। सेकंड आता है इसके बाद, उसका नाम है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IMBT। ठीक है, अब ये क्या चीज है? तो इसमें देखो क्या बोलता है, कुछ भी खास नहीं है, ये बेसिकली जो हमने नोट पढ़ा है ना ऊपर, उसका स्पेशल केस है ये। ठीक है, उसका स्पेशल केस है। उसमें क्या बोलता है? उसमें ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई fx फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई fx फंक्शन है और मान लो ये जो fx फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है a से b इंटरवल में। कैसा फंक्शन है? a से b इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट, उल्टा ही मतलब होता है मैथ्स में देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c, तो हमारे पास कम से कम एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली, जहां पर जिस सी पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ ए और एफ बी का एवरेज आएगी। क्या आएगी? एफ ए और एफ बी का एवरेज आएगी। और हमें यह भी पता है कि सी जो यहां पर है वो कैसा होना चाहिए, वो ए से बी के बीच में आएगा। सी पक्का कैसा होगा यहां पर? सी पक्का यहां पर ए से बी के बीच में आएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि अगर एफ एक्स फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अगर एफ एक्स फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूस है और उसका जो है कम से कम उस केस में हमारे पास ए से बी के बीच में ही, ए से बी के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारे पास कम से कम एक सी की वैल्यू ऐसी आएगी जिस सी पर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो एफ ए और एफ बी अपॉन टू आएगा, यानी कि बेसिकली वो एफ ए और बी का एवरेज या मीन टाइप का आ जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, तो ये भी समझते हैं। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे देखो, जैसे मैं कोई भी ग्राफ ले लूं, बस ग्राफ होना चाहिए कॉन्टिन्यूस, बस ग्राफ होना चाहिए। तुम कैसा भी ग्राफ ले लो तुम्हारी मर्जी है, कैसा भी ले लो तुम्हारी मर्जी है, हर ग्राफ के लिए रिलेशन ट्रू होगा प्रोवाइडेड दैट ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस। ग्राफ भले कैसा भी हो, बस ग्राफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लो ये ग्राफ ले लिया, कुछ भी मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ मैंने ले लिया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो ए है और ये जो पॉइंट है वो क्या है? बी है। ये अपना ए से बी है, ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ये ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा बीच में कहीं भी। ठीक है, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। अब एफ ए कितना आएगा भाई? एफ ए, तो ये तुम्हारा एफ ए हो गया। एफ ए मतलब ए पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा एफ ऑफ ए आ गया। और एफ बी क्या आएगा? बी पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये तुम्हारा क्या आ गया भाई? ये तुम्हारा आ गया यार एफ बी, या आ गया बी पर फंक्शन का वैल्यू, इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, कहीं नीचे आएगा, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, यहां पे आएगा, ये आ गया तुम्हारा एफ बी। चलो, अब ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास कम से कम एक सी ऐसा आएगा ए से बी के बीच में जिस सी पर तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो एफ ए और एफ बी के एवरेज मिलेगी। हमने अभी पढ़ा यार कि एफ ए और एफ बी तक की, हमने भी क्या पढ़ा था? हमने तो पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसके बीच में सारी वैल्यू जाएंगी। तो एफ ए और एफ बी तो उसी के बीच का पार्ट हो गया, उसके बीच का पार्ट हो गया। तो एफ ए और एफ बी का मैं अगर डिवाइड बाई टू करूं, अगर मैं, तुम्हें क्या बोला गया है कि तुम्हें यह दिखाना है कि तुम्हारे पास कम से कम एक सी ऐसा आएगा जिस सी पर तुम्हें एफ ए प्लस एफ बी अपॉन टू वैल्यू मिल रही होगी। तुम मुझे बताओ एफ ए प्लस एफ बी अपॉन टू कहां आएगा? तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा यार, जितना सब लोग समझते हैं। एफ ए प्लस एफ बी बाई टू करूंगा तो मिड पॉइंट आएगा। तो कहीं यहां पर हमें क्या मिल रहा होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट, जो इन दोनों का मिड पॉइंट वाला वाई आएगा वो क्या होगा? वो एफ ए प्लस एफ बी अपॉन टू आएगा। अब तुम मुझे बताओ इन दोनों के मिड पॉइंट वाले वाई के लिए क्या मेरे पास x एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं। जो भी वैल्यू एफ ए और एफ बी के बीच में आएगी सबके लिए करेंगे, तो वो भी उनके बीच में आएगा, डेफिनेटली बात है, क्योंकि वो उनका एवरेज है तो पक्का उनके बीच में आएगा। तो क्या इसके लिए सी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल कर रहे हैं यार, तुम एक लाइन खींच के देख लो भले। ठीक है, मैंने लाइन खींच लिया तो मेरे पास एक x ये भी आ गया, मेरे पास एक x ये भी आ गया, मेरे पास एक x ये भी आ गया। तो तीन वैल्यू मेरे पास x की ऐसी आ चुकी है ए से बी के बीच में जहां पर फंक्शन का वैल्यू कितना है? एफ ए प्लस एफ बी अपॉन टू के बराबर है। तो यही बोलते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर कि अगर जो ए पर ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, ए पर वैल्यू एफ ए है, बी पर वैल्यू एफ बी है, तो उनका जो एवरेज आएगा वो वाली वैल्यू भी ऑब्टेनेबल होगी, वो वाली वैल्यू के लिए भी कम से कम एक सी तो एग्जिस्ट करेगा। हालांकि यहाँ पे तीन कर रहे हैं, हमेशा तीन नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एक तो करेगा ही करेगा, कम से कम एक तो करेगा ही करेगा, चाहे ग्राफ कैसा भी हो मेरे पास। मान लो मेरे पास ग्राफ ऐसा आ गया, ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये ए हो गया और ये कितना हो गया तुम्हारा? ये बी हो गया, ये तुम्हारा एफ ए हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पर तुम्हारा कहीं एफ बी आ जाएगा। तो अब एफ ए प्लस एफ बी अपॉन टू क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा उनका। क्या उसके लिए सी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो ये सी एग्जिस्ट कर रहा है। इस सी पर कितनी वैल्यू आ रही है? इस सी पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो एफ ए और बी का, एफ बी का एवरेज आ रहा है।
तो ये हमेशा होगा ये वाला चीज, ठीक है। तो कोई भी मैं सी ले लूं जो ए से बी के बीच में, तो उस सी पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो क्या मिलेगी, वो एफ ए और एफ बी का डेफिनेटली एवरेज ही मिलेगी, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास एक सी का एग्जिस्टेंस तो इस तरह से रहेगा। क्लियर है बात सबको ये वाली? अरे हाँ या ना बोलो यार, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट तो पूछो कुछ भी इसमें। सर हाँ बोलो। सर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ में तो हो भी सकता है और नहीं भी ना। हाँ उसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही बात है। अभी जो हमने बात की थी वही वाली बात है, वो उसमें हो भी सकता है उसमें नहीं भी हो सकता, उसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूस के लिए श्योरिटी है, उसमें होगा ही होगा 100%। ठीक है यस सर। चलो ठीक है। अब लास्ट में एक और थ्योरम पढ़ लेते हैं। ये थ्योरम काफी काम की है, इस पे जनरली क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। तो भाई थ्योरम जो है वो बेसिक थ्योरम है, मतलब इनसे थोड़ा हम फंक्शंस को फील करते हैं, है ना। ये इतना मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं आते इनके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इनसे हम समझ सकते हैं। स्पेशली ये जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं ये यूजफुल होती हैं जेई एडवांस के लिए, क्योंकि जेई एडवांस में तुम्हारे सामने क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल उनका एक क्वेश्चन रहता है रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी के ऊपर। तो उसके क्वेश्चन में तुम थोड़ा अच्छे से फील कर पाओगे अगर तुम्हें थ्योरम्स आती हैं तो, ठीक है। तो मेंस में तो मतलब जनरली इतने क्वेश्चन आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है इनसे, बाकी एडवांस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें थोड़ा फील कराएंगे ये कि फंक्शंस का बिहेवियर किस तरह होता है, फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो एडवांस के लिए इनसे सवाल आने की ज्यादा संभावना होती है, ठीक है, इनसे रिलेटेड सवाल आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। लास्ट में अपन देख लेते हैं एक बार, एक नोट और लिख लेते हैं इसके अंदर, ये नोट बहुत काम का है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम यहां पर लिखो कि अगर एफ एक्स फंक्शन हमारे पास कोई है और वो फंक्शन मान लो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल ए से बी में। कॉन्टिन्यूअस वर्ड का बोलते ही, नाम लेते ही दिमाग में आएगा ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। और तुम्हें ये भी दिया गया है, ठीक है, और तुम्हें ये भी दिया गया है कि इन दोनों एंड पॉइंट पर जो वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों एंड पॉइंट पर जो वैल्यूज आ रही हैं एफ ए और एफ बी, इनका जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें नेगेटिव भी दिया हुआ है। एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए से बी के बीच में, और तुम्हें एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो दिया हुआ है। तो उस केस में हम श्योरली बोल सकते हैं कि एफ एक्स फंक्शन का एट लीस्ट एक रूट तो आएगा ही आएगा, एट लीस्ट एक रूट तो आएगा ही आएगा, किससे किसके बीच में, ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में क्या आएगा, एफ एक्स फंक्शन का कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा ए से बी के बीच में, अगर एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है तो। अब ये वाली बात कैसे बोल सकते हैं, इसको भी फील कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसने बोला है भाई एफ एक्स फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वर्ड का नाम लेते दिमाग में क्या आ गया, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में, ग्राफ में जो है वो कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में। अब इसने क्या बोला है कि एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है, तो तुम बताओ मुझे ये कब हो सकता है ऐसा, तुम बताओ। एफ ए भी एक वैल्यू है फंक्शन की, एफ बी क्या, ये भी एक वैल्यू है फंक्शन की। तुम बताओ मुझे दो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है, दो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है बताओ वो नेगेटिव कब आ सकता है। तो दो वैल्यूज का एक प्रोडक्ट नेगेटिव तब आता है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। एक तो नेगेटिव। श्योरली, हाँ तो श्योरली यहाँ पर एक एक तो कोई पॉजिटिव होगा, मान लो एफ ए मैंने पॉजिटिव मान लिया और मैंने एफ बी को नेगेटिव मान लिया। तो अगर एफ ए पॉजिटिव है इसका मतलब ए पर जो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ए वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ए वाला पॉइंट, ए पे जो वैल्यू आएगी वो एक्स एक्सिस से ऊपर आएगी, क्योंकि एफ ए को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ और एफ बी को मैं क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव मान रहा हूँ। तो बी पर जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वो नीचे की तरफ आएगी। अब हमारा ग्राफ जो है वो हमें इन दोनों पॉइंट से पास करवाना है, क्योंकि हमें पता है ये वाला पॉइंट भी ग्राफ पर है और ये वाला पॉइंट भी ग्राफ पर है, और ग्राफ में बीच में ब्रेक भी नहीं आना चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सवाल में बोला गया। तो मैं कुछ भी कर लूं, अगर मुझे ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास करवाना है और मुझे ग्राफ में बीच में ब्रेक भी नहीं देना, तो मैं कैसा भी ग्राफ प्लॉट कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं ग्राफ को एक बार एक्स एक्सिस पर तो जरूर कटवाऊंगा, तभी तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मैंने ग्राफ को पूरा ऊपर ही रख दिया तो फिर ये ग्राफ इससे इस पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मैं भले कैसा ही ग्राफ ले लूं, कुछ भी ग्राफ ले लूं, हमेशा क्या होगा, एक ना एक बार तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, और जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या होता है, उसका रूट होता है यार, ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है तो डेफिनेटली एक पॉइंट पर तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक एक्स तो ऐसा आएगा जहां पर उसका वाई जीरो आएगा और यही एक्स क्या बन जाएगा, उसका रूट बन जाएगा।
तो अगर एफ एक्स फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूस है तो उस केस में डेफिनेटली क्या होगा, एक रूट जरूर आएगा ए से बी के बीच में। वो रूट की लोकेशन क्या होगी कि वो ए के कितना पास है, बी के कितना दूर है, वो हम नहीं बोल सकते। हाँ इतना जरूर बोलेंगे कि एक रूट आएगा, कम से कम एक आएगा, और वो ए से बी के बीच में रहेगा। अब ए से बी के बीच में कहाँ रहेगा ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है, ये तो फंक्शन के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तुम भले उल्टा केस ले लो, तुमने अगर मान लो ये ले लिया कि एफ ए नेगेटिव हो गया, एफ बी पॉजिटिव हो गया, तब भी ट्रू हो सकता है। एफ ए नेगेटिव मतलब ए पर वैल्यू नेगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव मतलब बी पर वैल्यू पॉजिटिव है। तो ग्राफ को लेके जाना है नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो ग्राफ किस टाइप का आएगा, ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो वो ग्राफ भी एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या, तो बिल्कुल काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है, और एक पॉइंट पे काट रहा है मतलब एक रूट तो उसका कम से कम आएगा। देखो कम से कम बोल रहा हूं मैं, देखो मैक्सिमम तो वो कितने भी पॉइंट पे काट सकता है। जैसे मान लो ये ग्राफ आ गया ऐसा, ये वाला ग्राफ आ गया अपने पास, इस तरह से ग्राफ आ गया, ये ग्राफ है, तो इसने कितने पॉइंट पे काटा है, इसने 3 पॉइंट पे काटा है, तो 3 रूट आ गए। तो मैक्सिमम कितने आएंगे उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, हाँ मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, अगर वो कॉन्टिन्यूस है और एफ ए इंटू एफ बी कैसा है, लेस देन 0 है। तो क्लियर है क्या बात सबको ये वाली? यस सर। सबको फील हाँ हो रही है सर। बातें यहाँ तक? हाँ। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ूं फिर मैं? हाँ सर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो तुम, अब समझते हैं थोड़ा यूज कैसे करते हैं इस प्रॉपर्टी का। एक क्वेश्चन लिखो, तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्रूव दैट sin x is equal to 1 upon 1 plus x square has at least one root in 0 to pi by 2। इस इंटरवल में इस फंक्शन का एटलीस्ट कम से कम एक रूट आएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। क्वेश्चन प्रूव दैट का, लेकिन तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखो इससे कि काम किस तरह किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भले ही प्रूव दैट का हो, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है कि काम किस तरह से करते हैं हम, ठीक है। देखो तुम्हारे पास जब भी इस तरह के सवाल आए, इस तरह के सवाल जनरली जेईई एडवांस में आते हैं, ठीक है, वो तुमको ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ये होगा कि इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट है या एक भी रूट नहीं है, इस तरह के तुमको वो ऑप्शन देंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं जेईई एडवांस में, बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब हर साल एक दो सवाल इस तरह के तुम्हारे पेपर में तुमको देखेंगे जिनमें ऑप्शंस इस तरह के रखेंगे वो सेट, ठीक है। हर साल इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे इस तरह के सवालों में, सबसे बेसिक चीज जो होती है, तुम एक फंक्शन क्रिएट करो खुद से, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास जो राइट लेफ्ट में लिखा हुआ है, तुम सबको एक तरफ ले आओ और वहां से एक फंक्शन क्रिएट करो, और फिर उससे तुम दिमाग लगाओ कि ये कहना क्या चाह रहा है और उस पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जेईई एडवांस में आएगा ही आएगा इस तरह की थीम के ऊपर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यही आ जाएगा या फिर इस तरह का ही आएगा, थीम इस तरह की रहती है सवालों की, ठीक है। चलो एक बार तुम ट्राई करो, चलो ठीक है। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं एक बार, तुम लोग देख लो आगे, फिर तुम उसके बाद एक सवाल और कर लेंगे। चलो एक बार तुम देख लो पहले कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को, फिर आगे बात करेंगे। एक सेकंड का वेट करना, ये क्या हो गया? जस्ट ए सेकंड। सही है, चलो ठीक है। देखो क्या करेंगे, देखो इस तरह के सवालों में आंसर, हम कुछ फंक्शन मानते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, कुछ खुद से हम फंक्शन मानते हैं सवाल को देख करके, ठीक है। तो मैंने एक एफ एक्स फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया मैंने, वो ले लिया मैंने साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एफ एक्स फंक्शन ले लिया, सबको एक तरफ कर दिया, और फिर मैंने एक एफ एक्स फंक्शन मान लिया। मुझे दिखाना है कि इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट कम से कम आएगा ही आएगा। मतलब मुझे ऐसा दिखाना है कि 0 से पाई बाई 2 में एक एक्स कम से कम ऐसा होगा जहां पर साइन एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होंगे, यानी कि इनका डिफरेंस 0 आएगा, इनका डिफरेंस 0 आएगा। मुझे ये दिखाना है, क्योंकि अगर डिफरेंस 0 हो गया तो दोनों फंक्शन इक्वल हैं। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर यह दिखाना है कि इस फंक्शन की वैल्यू कम से कम एक पॉइंट पर तो 0 होगी, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये मुझे दिखाना है। तो मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने जो भी थ्योरम पढ़ी है उसके मैंने यहाँ पे यूज कर लिया।
तो मैंने एफ, पहली बात तो तुम ये देखो, उसने ये भी बोलते हैं हम कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अपन जानते हैं साइन फंक्शन बिल्कुल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती इसको। और 1+x² जो लिखा हुआ है नीचे वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको दिक्कत तब आती जब डिवाइड में 0 बनता, डिवाइड में कभी 0 बनेगा ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड में 0 बनने के लिए फिर x² को -1 होना पड़ेगा, तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम रियल नंबर पे काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हम जानते हैं, हमने नोट के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ कॉन्टिन्यूस आता है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये फंक्शन तो पूरे आर में कॉन्टिन्यूस है, तो फिर इस इंटरवल में भी क्या होगा, इस इंटरवल में भी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा। पहली चीज तो हमने ये चेक कर ली, क्योंकि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम, डिफरेंस वगैरह जो भी आएगा सब कॉन्टिन्यूस ही आएगा। अब ए से बी वाले इंटरवल की बात अगर हम लेके चलें, तो अगर मैं f0 निकालूं, इसके लिए f0 कितना आ गया, f0 sin 0, और ये कितना आ गया 1/1+0², तो 1 आ गया। तो f0 इसका -1 आ गया, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और दूसरा एंड क्या दिया है इसने, π/2 दिया है, उस पर कितनी वैल्यू आएगी देख लेते हैं। तो sin π/2 तो 1 आ गया, ये तो 1 आ गया। माइनस में क्या आएगा, 1/1+π²/4, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब तुम बताओ ये वाला वैल्यू कैसा है यार। तो देखो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड करनी नहीं है, हमें तो बस ये चीज चेक करनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो बताओ कितना होगा। देखो π² जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 होता है यार, अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 9-10 के आसपास आता है, ठीक है। तो अगर मैं 10 में डिवाइड करूं 4 से तो वो 2.5 आएगा। तो 1+2.5 कितना आ गया, 3.5 आ गया। अब मैं अगर 1 को डिवाइड करूंगा 3.5 से तो लगभग 0.3 के आसपास वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 0.3 या 0.25 के आसपास से वैल्यू रहेगी। तो अगर मैंने 1 में से माइनस किया तो जो मेरा आंसर आएगा वो 0.7, 0.8 टाइप का आएगा, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। मुद्दे की बात क्या है, साइन क्या है, ये जो नंबर आएगा वो साइन कैसा है उसका, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0.2, 0.3 टाइप की आएगी। और अगर मैं 1 में से उसको माइनस करूंगा तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मुझे यहां से क्या मिल गया, मुझे यहां से ये मिल गया कि एफ फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस था। और अगर हम बात कर रहे हैं 0 से π/2 की, तो 0 पर वैल्यू फंक्शन की क्या थी, नेगेटिव थी, और π/2 पर वैल्यू क्या थी, फंक्शन की पॉजिटिव थी। तो हमने अभी पढ़ा था अगर एफ ए इंटू एफ भी नेगेटिव आएगा तो एक रूट आएगा ही आएगा। या फिर तुम ग्राफिकली देख लो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना भी है, तो इसका मतलब कम से कम एक बार ऐसा होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मिलेगा, यानी कि उसका y 0 आएगा। तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, और अगर वैल्यू 0 आ गई तो क्या हो जाएगा, sin x और 1/1+x² बराबर हो जाएंगे। तो हमने दिखा दिया यहां पर कि इस इंटरवल में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम हमारे पास एक वैल्यू तो ऐसी एग्जिस्ट करेगी करेगी, कौन से इंटरवल में, 0 से π/2 में, जहां पर f(x) क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने कैसे बोल दिया, यूजिंग f0 इंटू f π/2 लेस देन 0, इसका यूज करके बोल दिया कि कम से कम एक नंबर तो ऐसा होगा 0 से π/2 के बीच में जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और हमें यही प्रूव करना था। हमारा काम चल चुका है। कुछ आया क्या तुम्हें समझ में? सर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, फिर तो ग्राफ का यूज करना पड़ेगा यार हमें। मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते अपन इस थ्योरम से, ठीक है। तो अगर वो पूछेगा मैक्सिमम की, तो बात वो कैसे कर भी वैसे भी नहीं करेगा, वो फिर बात करेगा एग्जैक्ट वाली बात करेगा। तो वहां पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों फंक्शंस के, ग्राफ से देख लेंगे इस सवाल को। मतलब ग्राफ प्लॉट कर देंगे sin x फंक्शन का और ग्राफ प्लॉट कर देंगे 1/1+x² का, तो उससे भी थोड़ा फील कर सकते हैं कि कितने आएंगे पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम की बात तो वो कभी भी नहीं करेगा, या तो बात करेगा एटलीस्ट की या बात करेगा एग्जैक्ट की। मैक्सिमम का तो कोई मतलब ही नहीं है यार यहाँ पे, है ना। सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए अगर पूछे वो तो फिर रेंज तो बराबर ग्राफ करके बनाएंगे, किया जा सकता है। रेंज से तो कैसे कर सकते हैं, रेंज इसकी -1 से 1 आएगी, है ना, sin x की नेगेटिव, क्योंकि नहीं, अच्छा वो 0 से π/2 की बात 0 कर से रहा है, तो इसकी रेंज आएगी 0 से 1 के बीच में, है ना, ओपन 0 से ओपन 1 आएगी। और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, वो भी इसी इंटरवल का सब पार्ट ही आएगी। अगर मैं 0 ले लूंगा तो 1/1, मतलब इसकी रेंज आएगी तुम्हारी 1/1+π²/4 से 1 के बीच में। तो दोनों रेंज, मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो उसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो इसका लीस्ट वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका ही पूरा सबसेट है वो। तो फिर अपन रेंज तो नहीं कर पाएंगे इस सवाल को, फिर तो ग्राफिकली कर सकते हैं, बस ग्राफ प्लॉट करें इसका तभी कर सकते हैं, है ना। ऐसे डायरेक्टली रेंज वेंज से तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो रेंज है उसकी, जैसे मान लो अगर रेंज बराबर आती, मान लो, मतलब रेंज इस तरह की आती, जैसे मान लो इस फंक्शन की रेंज होती तुम्हारी 0 से 1, और मान लो इसकी रेंज आती है 1 से 2, तो हम बोल सकते थे कि यार वहां तो एक ही रास्ता बचता है कि दोनों 1 के इक्वल हो जाएं, तो फिर हम उन x को निकाल लेते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी जो इस फंक्शन की रेंज आ रही है ना, वो उसका सबसेट ही आ रहा है sin x का, तो हमें ग्राफ ही प्लॉट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। उसकी मिनिमम आनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम, तब
हाँ तब उस ऐसा point बोलते कि एक को मैक्सिमाइज करते उस पॉइंट पर और दूसरे को मिनिमाइज करते। अगर किसी एक्स पर ऐसा हो रहा होता, दोनों एक साथ हो रहे होते, एक मैक्सिमाइज हो रहा होता एक मिनिमाइज हो रहा होता, तो अपन बोल देते कि हाँ यार ये अपना आंसर है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कुछ भी सवाल में। आया समझ में? सर हाँ बोलो। इसमें सर वो रूट निकाल सकते हैं जिससे नहीं 0 निकाल हो रहा सकते, है? वो नहीं निकाल सकते अपन रूट, बिल्कुल नहीं निकाल सकते उस रूट को। वो रूट निकालने का तुमसे पूछेगा भी नहीं कभी भी, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते यार, ठीक है? यस। तो बिना कैलकुलेटर का यूज किए इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बिना मतलब जो जैसे ग्राफ वगैरह के ऐप होते हैं ना बहुत सारे, डेस्मोस वगैरह, उनसे तो कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन हम मतलब खुद से नहीं कर सकते सवाल को सॉल्व, ठीक है? तो वो तो तुमसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि हम नहीं निकाल सकते इसका आंसर। हाँ लेकिन हम ये जरूर निकाल सकते हैं कि इंटरवल कौन सा है। जैसे हमने अभी ये निकाल दिया ना कि 0 से π/2 में रूट आ रहा है, तो इंटरवल की बात तो हम कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इंटरवल होगा और ये नहीं होगा, लेकिन वो रूट आएगा क्या एग्जैक्टली उसकी बात हम नहीं कर सकते, ठीक है? यस। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, एक और सवाल चलो देख लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एक fx फंक्शन है तुम्हारे पास और वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a से b के बीच में। तो मैं दिया है कि fx तुम्हारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a से b के बीच में। तो मैं अगर दिया हुआ है सवाल के अंदर कि एफ ए की जो वैल्यू है, ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए से बड़ी है, तो मैं ये दिया हुआ है, और जो बी पर फंक्शन की वैल्यू है वो बी से छोटी है, ठीक है? वो क्या है? वो बी से छोटी है। तो तुम्हें दिखाना है देन प्रूव दैट दियर एग्जिस्ट। देखो मैं सवाल करवा रहा हूं प्रूव के, लेकिन तुम सवालों को समझने का ट्राई करो कि कैसे मैं कैसे यहां पे काम कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं जिस तरह से मैं फंक्शन मानूंगा वो चीज तुम्हें आनी चाहिए यार। फंक्शन मानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस तरह के सवालों में, ठीक है? इस तरह के सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इन सवालों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शन खुद से मानना सवाल की कंडीशंस को देख करके। जो बच्चा ये सीख जाता है ना, फिर उसको सवाल करने में दिक्कतें नहीं आती, ठीक है? तो हमें प्रूव करना है यहां पर कि एटलीस्ट then prove that there exists at least one value of c where f of c is equal to c given c belongs to a to b। क्वेश्चन में गिवन है कि c जो है अपना वो a से b के बीच में आएगा। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास कम से कम एक c इस प्रकार का एग्जिस्ट करेगा जिस c पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो उसके ही बराबर आ जाएगी। a से b के बीच में कम से कम एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस c पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो c के बराबर ही आ जाएगी। इस चीज को प्रूव करना है हमें यहां पर, ठीक है? और c जो है अपना वो a से b के बीच में है, ऐसा हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसी का आंसर आएगा अब तक? तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आंसर। देखो यहां पर इसने एफ ए और ए को लिया है, यहां पर इसने एफ बी और बी को लिया है, ठीक है? तो इन दोनों को देख करके दिमाग में आ सकता है कि यार अगर ये एफ एक्स ले रहा है तो उसको उसी एक्स से कंपेयर कर रहा है। उसी एक्स से क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। जिसने एफ ए लिया है तो इसको ए से रिलेट किया है, एफ बी को रिलेट किया है बी से, और एफ सी को रिलेट करवा रहा है सी से, ठीक है? तो इन सारी चीजों को देख करके मैंने क्या किया, एक फंक्शन खुद से मैंने मान लिया, ठीक है? मैंने क्या किया, एक फंक्शन खुद से मैंने मान लिया, और मैंने फंक्शन मान लिया जी एक्स, क्योंकि एफ तो दे ही रखा है इसने, और मैंने जी एक्स मान लिया तुम्हारे सामने एफ एक्स माइनस एक्स, ये मैंने मान लिया। अब बात आती है सर आपने यही क्यों माना? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, जिस तरह की कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होती है ना, उस तरीके से ही हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो उसने दिया है कि एफ ए से बड़ा है, तो उसने एफ ए को रिलेट किया है,
एफ बी और बी को रिलेट किया है और एफ सी और सी को रिलेट किया है, तो हमने क्या किया, एफ एक्स और एफ एक्स को रिलेट कर लिया। अगर मान लो तुम्हें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर देता है यहाँ पर, तो हम क्या करते, तो फिर हम एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये इक्वेशंस को रिलेट करवाएगा ना, उसी तरीके से हमें फंक्शन को मानना पड़ेगा। अगर ये एफ ए और ए स्क्वायर, एफ बी और बी स्क्वायर, एफ सी और सी स्क्वायर की बात करता तो आता दिमाग में क्या, तो एफ एक्स और एक्स स्क्वायर पे काम कर रहा है, तो हम फंक्शन मानते एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये क्यूब पे काम करता तो फिर हम फंक्शन मानते एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो जिस तरह की कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी ना, उसी प्रकार हम क्वेश्चन को आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, पहली बात तो क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस है, और अपन जानते हैं एक्स तो कॉन्टिन्यूस ही होता है यार, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस, तो इन दोनों का सम या डिफरेंस क्या आ गया, ये भी डेफिनेटली क्या हो चुका है, ये भी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन चुका है पूरे ए से बी के बीच में। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स माइनस एक्स, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द एंटायर इंटरवल ए टू बी। ठीक है, अब वो जो थ्योरम वगैरह पढ़ी हमने उसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं ए पर वैल्यू फाइंड करूं इस फंक्शन की, बताओ कितनी वैल्यू आएगी ए पर, तो वो आएगी एफ ए माइनस ए, ये वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में दे रखा है एफ ए तो ए से बड़ा है, क्वेश्चन में गिवन है एफ ए तो ए से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू ए से बड़ी है, और अगर ए से बड़ी वैल्यू में से मैं ए को माइनस करूंगा देन क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, तो जी ऑफ ए आ गया पॉजिटिव। अब अगर मैं जी ऑफ बी की बात करूंगा तो वो आएगा एफ बी माइनस बी, ये आ जाएगा। एफ बी कैसा है यहाँ पर, एफ बी यहाँ पर बी से छोटा है, हल्का सा कम है बी से। ठीक है, तो अगर बी से कम है तो बी से कम वाली क्वांटिटी में से मैं बी को माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव, वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो जी ए इंटू जी बी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और अगर जी ए इंटू जी बी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, ए पर तो वैल्यू थी पॉजिटिव और बी पर वैल्यू क्या थी, बी पर थी वैल्यू नेगेटिव, तो हम आए पॉजिटिव से नेगेटिव में, और जैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए तो एक रूट हमें मिल चुका है जी फंक्शन का ए से बी के बीच में। ठीक, क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है, एक पर वैल्यू पॉजिटिव एक पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि फंक्शन जी एक्स विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी, यानी ऐसा कम से कम एक रूट आएगा ही आएगा, ऐसा कम से कम एक सी ए से बी के बीच में आएगा ही आएगा, जहां पर क्या होगा, जी एक्स का रूट होगा ए से बी वाले इंटरवल में। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, जहां पर ये जीरो बन जाएगा, जी एक्स की वैल्यू जीरो बन जाएगी, वो रूट होता है। किसी फंक्शन का रूट है, इसका मतलब क्या होता है, वहां पर वैल्यू उसकी जीरो बन चुकी है, और जी एक्स फंक्शन है क्या एफ एक्स माइनस एक्स है, तो एक एक्स मेरे पास कम से कम ऐसा आएगा जहां पर एफ एक्स माइनस एक्स जीरो बन जाएगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो ऐसा मेरे पास कम से कम एक वैल्यू ऐसी आएगी एक्स की ए से बी के बीच में, जिस एक्स के लिए एफ एक्स और एक्स इक्वल होंगे। मैंने मान लो उस एक्स को सी ले लिया, तो मेरे पास कम से कम एक सी ऐसा आएगा जहां पर एफ सी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा ए से बी के बीच में, ऐसा हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो हमने इस तरीके से क्या करा, इसको प्रूव कर दिया। सर हाँ जी बोलो। सर वो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो छू के निकल जाए एक्स एक्सिस को, मतलब रूट तो बन ही गया, मतलब वो रूट तो बन ही गया उसका। कहाँ बना, अगर मान लो छू के निकलेगा तो कैसे बन जाएगा यार? सर मतलब वो टच तो कर ही गया ना ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस को, मतलब वो ए से बी में। अगर बी पर वैल्यू नेगेटिव है और ए पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो मुझे तो ग्राफ को यहां से यहां लाना है, इन दोनों के बीच में, तो कहने के तो काट गए एक्स एक्स स्क्वायर सीडी क्या है, जैसे मैं मान ले ग्राफ ऐसा ले लूं, अगर मैं मुझे नीचे पहुंचना है तो मैं एक बार तो कम से कम एक्स एक्सिस को काटूंगा ही काटूंगा ना यार। अगर मुझे यहां से यहां जाना है, इस जगह से इस जगह पर जाना है, और मुझे ग्राफ को कंटीन्यूअस भी रखना है, ग्राफ में कोई ब्रेक भी नहीं करना बीच में, तो मैं कुछ भी कर लूं, मुझे एक बार तो एक्स एक्सिस को कटवाना ही पड़ेगा। मैंने अगर मान लो काटा ही नहीं तो फिर पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं यार यहां तक, मेरा समझ में। नहीं अरे सर आ रहा वो है क्या तो समझ में, समझ बता। गया। हाँ तो बता क्या हाँ हुआ है सर फिर? वो तो तो वही तो बात हमने यूज करी है यहाँ पे, ए पर वैल्यू मतलब थी ब्रेक आ पॉजिटिव सकता बी है पर सर। थी नेगेटिव, ब्रेक ही नहीं आ सकता। अब ब्रेक आ गया फिर तो कंटिन्यूस ही नहीं रहेगा फंक्शन, जबकि हम पहले बोल चुके हैं फंक्शन तो कंटिन्यूस है ना, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो उनका डिफरेंस हम वो भी कंटिन्यूस हो गया। ब्रेक ही नहीं आया तभी तो सारी बात कर रहे हैं यार, अगर ब्रेक ही आ जाएगा फिर तो मतलब ही नहीं है सारी बात करने का, फिर तो कुछ भी हो सकता है सवाल में। ब्रेक नहीं आ हाँ रहा तभी तो सारी बातें हो रही हैं, तभी तो सारी थ्योरम्स आ रही हैं ये वाली। ठीक है, हाँ सर।
बाकी लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को, किस तरह से डील किया है इस सवाल को? बाकी लोग बोलो यार, हाँ समझ में सर। आया कुछ? क्या कैसे किया इस क्वेश्चन हाँ को, सर। किस तरीके से थ्योरम का यूज किया है? ठीक है, तो चलो फिर अपना ये चैप्टर एंड हो चुका है ना? ये जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी वो एंड हो चुका है। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को। हाँ बोलो। सर केस 2 जो निगेटिव आया, अगर वो हम्म। निगेटिव नहीं आता 0, तो भी सर तो मतलब एक रूट तो मिलता ही। हाँ मतलब फिर बी रूट बन जाता। अगर मान लो जीबी की वैल्यू 0 ही आ जाती तो फिर तो रूट बी बन जाता अपना। हाँ लेकिन फिर अपन ठीक। ये नहीं बोल सकते थे कि ए से बी के बीच में कोई रूट आएगा, फिर अपन ये नहीं बोल पाते। मतलब बी तो रूट बन जाता, ये तो बात सही है, लेकिन ए से बी के बीच में कोई रूट आएगा ये हम नहीं बोल पाते। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ए से बी के बीच में रूट आएगा, इसमें ए और बी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। देखो जब भी मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने ओपन ए से ओपन भी लिखा है। जब भी मैंने थ्योरम भी लिखी थी वो वाली, तो मैंने ओपन ए से ओपन भी लिखा था, क्योंकि वो तो वैसे भी रूट नहीं है उसके। क्योंकि अगर मान लो ए और बी रूट होते तो उन पर वैल्यू वैसे ही 0 बन जाती, तो प्रोडक्ट वैसे ही 0 आ जाता है ये वाला। लेकिन प्रोडक्ट तो 0 हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, है ना? तो वो तो पक्का वैसे भी रूट नहीं है उसके। ठीक है, अगर वो रूट यस में मानूंगा, अगर मैं जी मतलब मैं बोलूं कि x बराबर b पर वैल्यू 0 आ गए, तो फिर तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है हमारे पास। ये a है और ये b है। अब b तो रूट है इसका, लेकिन a और b के बीच में कोई रूट नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम कंडीशन बोल रहे हैं तभी ट्रू होगी जब g इंटू जी बी नेगेटिव ही आए। g इंटू जी बी नेगेटिव है तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई कम से कम एक रूट तो जरूर आएगा a से b के बीच में। वहां हम कमेंट किस पे करते हैं? a से b के बीच में कमेंट करते हैं, वो वाली बात बोलेंगे अपन। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो बाकी लोग सबको क्लियर है ये वाला चीज? किसी को और कोई डाउट तो पूछो इस चैप्टर में। बाकी तुम अब मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट करो इसका यार, लिमिट का, कंटिन्यूटी का, है ना? जितना हमने सीखा है क्लास के अंदर तुम उसको अगर सही से समझ जाओगे, काम करना सीख जाओगे, तो फिर तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तुम इवन जेई मेंस के क्वेश्चन हो चाहे वो क्वेश्चन जेई एडवांस के हो, तुम सब पर आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को। ये 3 चैप्टर है सीक्वेंस में, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसको स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास में। तो किसी को डाउट तो पूछो। सर उसमें एफ ऑफ सी कहाँ पे मतलब था ग्राफ में? उसमें सी का मतलब क्या था? हमें ये दिखाना था कि कम से कम एक सी ऐसा आएगा जहां पर एफ सी इज इक्वल टू सी आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा ए से बी के बीच में जिस सी पर फंक्शन की वैल्यू उसी के बराबर आ जाएगी, ये क्वेश्चन था अपना। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया था भाई कि एक ना एक रूट जरूर आएगा जी एक्स का, एक ना एक रूट जरूर आएगा जी एक्स का। अब जी एक्स का रूट आया मतलब जी एक्स वहां पे 0 हो गया, मतलब एफ एक्स माइनस एक्स 0 हो गया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो कम से कम एक एक्स ऐसा आएगा ए से बी के बीच में जहां पर एफ एक्स एक्स के इक्वल आएगा, ये हमें दिखाना था। तो मैंने उस एक्स को सी मान लिया, क्योंकि उसने बोला कि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एक्स है, कम से कम एक ऐसा एक्स है जहां पर एफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो मैंने उसको सी मान लिया। तो मैंने दिखा दिया कि मेरे पास कम से कम एक सी ऐसा है जहां पर एफ सी इज इक्वल टू सी आ जाता है। हम जो बोलते हैं इस थ्योरम में, जो हम बोलते हैं वो हम सी पर तो कमेंट करते हैं। तो देखो मैंने भी तो ये लिखा था कि हमारे पास एक सी, मतलब मैंने लिखा नहीं था सॉरी, लेकिन मतलब हम जो बोल रहे हैं वो कोई एक एलिमेंट लेके बोल रहे हैं कि हमारे पास कम से कम एक रूट जरूर आएगा। ठीक है, तो मैंने उस रूट को सी मान लिया, तो हमने दिखा दिया कि उस रूट पर क्या होगा। उस रूट को अगर मैंने सी मान लिया तो उस पर ये होगा कि उस पर एफ सी की वैल्यू सी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इफेक्टिवली यहाँ पर ये दिखाया है कि कम से कम एक एक्स एक से बी के बीच में ऐसा है हमारे पास जिस एक्स पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के इक्वल आएगी। और देखो वही लिखा हुआ है कि एक सी हमारे पास ऐसा है जिस पर एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, सी के इक्वल ही आएगी। हाँ सर।